सरकारों ने शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि जो लोग कह रहे हैं सब क्लासिफिकेशन करने से जो जातियां पीछे छूट गई वो लोग आगे आ पाएंगे, इसलिए इस रिजर्वेशन को सब क्लासिफिकेशन करके सब तक पहुंचाने के लिए हमें इसको बांट देना चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर इंजीनियर की कोई वैकेंसी निकली है तो उसके लिए न्यूनतम योग्यता इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होना चाहिए, और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होने का आज का खर्चा कम से कम 15 लाख से 20 लाख रुपया है, और अनुसूचित जाति जनजाति के 99% लोग इंजीनियरिंग की डिग्री करने का खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है। अगर जज बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, नेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो एक लॉ ग्रेजुएट बनने के लिए 5 साल की डिग्री करने के लिए एक बच्चे को कम से कम 20 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर, और उससे पहले कोचिंग में कम से कम 3 लाख इंजीनियरिंग, मेडिकल, सिविल सर्विसेज या किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग लेनी हो तो 50,000 से लेके 5 लाख तक पहले कोचिंग का खर्चा, और कोचिंग में पास हो जाओगे इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, मैनेजमेंट में, लॉ में, तो आपको 15 लाख से लेके 50 लाख तक रुपया चाहिए एक डिग्री करने के लिए। तो मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग कह रहे हैं कि इनको न्याय देने के लिए सब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि उस अमुक नौकरी के लिए जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन चाहिए, उस क्वालिफिकेशन को अर्जित करने के लिए जो 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख चाहिए, अनुसूचित जाति जनजाति के 99% लोग वो लाखों रुपए का खर्चा करके वो डिग्री हासिल नहीं कर सकते, तो उनको हक मिलेगा कैसे? क्या सरकार के पास कोई योजना है? क्या सरकार ने कोई स्टडी कराई है? क्या सर्वोच्च न्यायालय के सामने जब ये केस आया तो क्या अनुसूचित जाति जनजाति को क्या उस केस में सुनवाई का मौका मिला? क्या किसी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई ऐसा सर्वे, ऐसा डाटा बताया कौन सी जाति को सरकारी नौकरियों में कितना प्रतिशत मिला? नहीं मिला तो उसके कारण क्या है? अगर वो पढ़ नहीं पा रहे हैं तो उसके पढ़ाने की सरकार के पास क्या योजना है? पहले इक्वल प्लेइंग लेवल फील्ड तो दे दो, लोगों को बराबर का पढ़ने का मौका तो दे दो। नौकरी के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए उसे अर्जित करने के लिए उस बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठाने का तो इंतजाम कर दो। तो अगर सरकार ऐसा नहीं कर रही तो ये केवल धोखा है, समाज को बांटने की साजिश है। मेरा निवेदन है अपने समाज के लोगों से, अनुसूचित जाति जनजाति की जितनी भी जातियां हैं, कोई भी ये ना समझे कि ये जजमेंट उनको न्याय देने वाला है। नहीं, न्याय देने वाला नहीं, बल्कि उनको आपस में लड़वाने वाला है। अगर सरकारें वास्तव में चिंतित है, अगर सर्वोच्च न्यायालय वास्तव में चिंतित है, तो पहले इन तमाम अनुसूचित जाति जनजाति की और बाकी भी जातियों का पहले जाति जनगणना करनी पड़ेगी। उनका आर्थिक और शैक्षणिक सर्वे करना पड़ेगा, किसके पास जल जंगल जमीन में कितना हिस्सा आया वो सारा सर्वे करना पड़ेगा। वो पूरा का पूरा डाटा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना पड़ेगा, और सरकार को उसके बाद जो जातियां पिछड़ गई हैं उनके बच्चे पढ़ के उस कंपटीशन के लायक बनेंगे कैसे, उसका इंतजाम करना पड़ेगा। उसके बाद मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं, अगर तमाम अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को बराबर का पढ़ने का, इक्वल क्वालिटी एजुकेशन दे देंगे, पढ़ने का मौका दे देंगे, तो आपको सब क्लासिफिकेशन करने की, उपवर्गीकरण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। क्योंकि नौकरी के लिए जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन चाहिए उस क्वालिफिकेशन में कोई जाति नहीं देखेगा, केवल अनुसूचित जाति देखेगा, कोई भी बैठ सकता है। उसमें न्यूनतम मार्क्स भी चाहिए, उस एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। जो बच्चा काबिल होगा वो क्वालिफाई कर जाएगा। अगर इसको सब क्लासिफिकेशन कर भी दोगे तो जो बच्चा उस एग्जाम को पास नहीं कर पाएगा तो क्या उसकी नौकरी लग जाएगी? एग्जाम तो पास करना कंपलसरी है ना। तो अगर एग्जाम भी पास करने के लायक नहीं बनाओगे उस बच्चे को, तो क्या सब क्लासिफिकेशन से भी उसको न्याय मिलेगा? इसके साथ साथ अंतिम बात कहूंगा, ये जो सब क्लासिफिकेशन धोखा क्यों है? ये धोखा इसीलिए है कि आज सरकार के पास देने के लिए नौकरियां तो है ही नहीं, और अगर कहीं नौकरी निकलती है तो रिजर्व सीट 1 मिलती है, कहीं 2 मिलती है, कहीं 3 मिलती है, कहीं 4 मिलती है। अब हजारों नौकरियां नहीं निकलती है अनुसूचित जाति जनजाति की, पिछड़े वर्गों की, कहीं 2, कहीं 4, कहीं 5, कहीं 6। कभी कभी कुछ जगह होती है जैसे रेलवे में निकल गई, वैसे तो आधा रेलवे बिक चुका है, लेकिन जो बचा है उसमें बैंकिंग सेक्टर आधे से ज्यादा बिक गया, उसमें निकलती हैं। तो जहां निकलती हैं, या टीचर्स की वैकेंसी निकलती है, वहां निकलती है, उसके लिए लाखों लाख बच्चे बीएड करके, सीटेट करके लाइन में लगे हैं। और वहां भी आपने देखा यूपी के अंदर किस तरह 8,000 उनकी नौकरियां खा गई वहां की यूपी की सरकार।
8,000 नौकरियां खा गई। तो धोखा तो खुलेआम हो रहा है। लेकिन बाकी ज्यादातर नौकरियां तो ऐसी है, कहीं 1 वैकेंसी, कहीं 2 वैकेंसी, कहीं 3 वैकेंसी। अगर किसी राज्य के अंदर अनुसूचित जाति की 105 जातियां हैं और आप सपोज करो उसको 4 कैटेगरी में बांट देते हैं, एक में 20, एक में 25, एक में 24, एक में 26 और एक में 5, तो ये बताइए अगर वैकेंसी 5 निकली तो उन 5 कैटेगरी को एक बच्चे को नौकरी मिलेगी, एक बच्चे को। तो 5 बच्चे को नौकरी मिली, लेकिन जाति 105 है। अगर एक जाति के एक को भी मिल गई तो 5 को मिल गई, तो 100 जाति तो फिर भी वंचित रह गई। फिर 5 नौकरियों को 105 जातियों में कैसे बांटोगे? जरा सोच के देखो। 105 जातियों का नंबर आते आते पता लगा 500 साल हो गई। ये रिजर्वेशन 500 साल चलने वाला नहीं है। ये रिजर्वेशन हो सकता है आने वाले कुछ सालों के बाद हमारे लोग अपने आप अपनी लड़ाई लड़ने को तैयार होंगे। खुद इस रिजर्वेशन को ठोका मारने के लिए हमारे लोग तैयार हैं, क्योंकि हमें जल जंगल जमीन में हिस्सा चाहिए। हमें जल जंगल जमीन में देश की हिस्सा चाहिए। सरकारी नौकरियों पर केंद्र सरकार का केवल 3% पैसा खर्च होता है और 3% पे हमें लड़ाने की साजिश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं 3% के इस धन पे लड़ने की बजाय 97% में आपकी जो हकमारी हो रही है उस 97% पे हमें अपना हिस्सा चाहिए। देश की खेती की जमीन में हिस्सा चाहिए, इंडस्ट्री में हिस्सा चाहिए, व्यापार में हिस्सा चाहिए, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा चाहिए। जहां लाखों करोड़ रुपया है, अरबों खरबों रुपया है, उसमें तो हमारी हिस्सेदारी की कोई बात ही नहीं कर रहा। ना कोर्ट कर रहा है, ना सरकारें कर रही है। शिक्षा महंगे करके शिक्षा छीन रही है। साथ ही साथ सरकारी नौकरियों को प्राइवेटाइज करके नौकरियों का अवसर कम कर रही है। ऊपर से उपवर्गीकरण के नाम पर हमारे लोगों को लड़ाने की साजिश कर रही है। अभी आपने देखा होगा एक मिस्टर चौधरी, बाटा सीट है एक मथुरा के अंदर, और वो मिस्टर चौधरी मायावती जी को करप्ट कह के उनका भला भला करके उनको अपमानित करने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, पूरे देश का धन, पूरे देश का सारा पैसा लूट के तुम लोग खा गए, और हमारे समाज की बहन बेटी अगर मुख्यमंत्री बनी आप उसको करप्ट कहते हो? शर्म नहीं आती आपको? ये हमें स्वीकार नहीं है। हम अपनी बहन का सब अपमान स्वीकार नहीं है। हम अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और माइनॉरिटीज के लोगों से अपील करना चाहते हैं, और अपील यह है कि धार्मिक जुलूसों में अपने बच्चों को भेजना बंद कर दो। जहां भी दंगे हों, दंगों में अपने बच्चों को भेजना बंद कर दो। कावड़ लेने के लिए अपने अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के बच्चे ही क्यों जाते हैं? अपनी पढ़ाई छोड़ते हैं, नौकरी वाली अपनी काम धंधा छोड़ते हैं, 5-10 हजार अपना बर्बाद करते हैं। लेकिन क्या एक भी आदमी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग का जो कावड़ लेकर आया, क्या वो अरबपति बना, करोड़पति बना? जो अरबोपति हैं, करोड़पति हैं, जो मंदिरों का सारा चढ़ावा खा जाते हैं, ब्राह्मण बनिया ठाकुर के बच्चे तो कावड़ लेने नहीं जाते, उद्योगपतियों के बच्चे तो कावड़ लेने नहीं जाते, पूंजीपतियों के बच्चे तो कावड़ लेने नहीं जाते, नेताओं के बच्चे तो कावड़ लेने नहीं जाते, अफसरों के बच्चे तो कावड़ लेने नहीं जाते। फिर हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के बच्चे कावड़ लेने क्यों जाते हैं? बताइए, क्या ये मेरा सवाल जायज है या नहीं है? जायज है, जायज है ना? तो अपने लोगों को अंधकार, अंधविश्वास, पाखंडवाद से बाहर निकालना है। अपने लोगों का अपना हक मांगना है। दिल्ली बार एसोसिएशन या स्टेट बार एसोसिएशन में कहीं पे रिजर्वेशन नहीं है। बाहर की बात छोड़िए, दिल्ली बार एसोसिएशन की बात करता हूं। दिल्ली बार एसोसिएशन में टोटल 25 पद होते हैं। चुनाव जीत के 25 लोग जाते हैं। हमारा रिजर्वेशन नहीं है। आज तक के आजादी के इतिहास में दिल्ली बार काउंसिल के अंदर, दिल्ली बार काउंसिल के चुनाव में एक भी अनुसूचित जाति का, जनजाति का आदमी एक भी, आज 25 में से एक भी नहीं जीत पाया आज तक। क्यों? क्योंकि रिजर्वेशन नहीं है। लोग कह रहे हैं मैं अपनी काबिलियत से कलेक्टर बन गया, मैं अपनी काबिलियत से इंजीनियर बन गया, मैं अपनी काबिलियत से डॉक्टर बन गया। अरे सोचो, आपके तो पढ़ने लिखने पर मनुस्मृति के आधार पर धार्मिक बंदिश थी, आपके तो व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश थी, आपको तो संपत्ति का अधिकार नहीं था। तो चूंकि आपको मनुस्मृति के आधार पर न पढ़ने का अधिकार था, न संपत्ति का अधिकार था, न व्यापार का अधिकार था, इसीलिए ये हजारों साल की बंदिश की वजह से हमारे लोग पढ़ नहीं पाए। इस बंदिश की वजह से हमारे लोग व्यापारी नहीं बन पाए। इस बंदिश की वजह से
हमारे लोग उद्योगपति नहीं बन पाए, इस बंदिश की वजह से हमारे लोग खेत की जमीन के मालिक नहीं बन पाए। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या जल जंगल जमीन कोई अपनी मां के पेट से लेके पैदा हुआ है? जल जंगल जमीन और प्राकृतिक संसाधन जहां से लाखों अरबों करोड़ों रुपए पैदा होता है, उसमें हमारा हिस्सा कौन खा गया? क्या ये सवाल जायज नहीं है? उपवर्गीकरण करके हमें लड़ाना चाहते हो? अरबों खरबों रुपए तुम डकार गए, हमारी हक की हकमारी तुमने की है, और कहते हो दलित दलित का हक खा रहा है। ये मुझे स्वीकार नहीं है, ये हमें पूरे समाज को स्वीकार नहीं है। आप लोग चाहते हैं अगर इस समाज को न्याय मिले तो पहले तो जितना मर्जी पढ़ना चाहे उसके पूरे शिक्षा का पूरे खर्चे का इंतजाम सरकारें, देश की सरकारें करें। सर्वोच्च न्यायालय सुमोटो एक्शन ले, उपवर्गीकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अनुसूचित जाति जनजाति की सभी जातियों को क्वालिटी एजुकेशन इंग्लिश माध्यम से बेस्ट एजुकेशन सरकारी खर्चे को मुहैया करा दो। हायर एजुकेशन की पूरी फीस उनकी माफ करा दो। ये बच्चे पढ़ जाएंगे, एग्जाम में बैठकर एग्जाम पास को करके अपना हक ले लेंगे। उपवर्गीकरण एक धोखा है, ये हमें स्वीकार नहीं है। क्रीमी लेयर एक धोखा है, हालांकि आपने सलाह दी है केवल क्रीमी लेयर की, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हमें वो भी स्वीकार नहीं है, क्योंकि हजारों साल तक जाति की वजह से हमारा उत्पीड़न हुआ, हमें अछूत माना गया। तो ये जो रिजर्वेशन मिला, इसका आधार अछूतपन, सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन, इसका आधार कोई आर्थिक नहीं है। तो इसलिए मैं सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं अपने समाज के लोग से, पूरे देश के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोगों से, जहां भी दंगे होते हैं हमने उसका सर्वे करवाया है। दंगों में मरने वाला भी दलित या माइनॉरिटी का आदमी, मारने वाला भी दलित पिछड़ा या माइनॉरिटी का आदमी, जेल जाने वाला भी दलित पिछड़े वर्ग या माइनॉरिटी का आदमी, और बर्बाद होने वाला भी दलित पिछड़े वर्ग या माइनॉरिटी का आदमी या आदिवासी। लेकिन जो मरवाने वाला है, जो दंगे करवाने वाला है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता, उस पर कोई केस दर्ज नहीं होता, उसका कहीं नाम नहीं आता। तो फिर दंगों में तुम अपने बच्चों का इस्तेमाल क्यों होने देते हो? मैं तमाम दलित पिछड़े आदिवासी माइनॉरिटी के लोगों से निवेदन करता हूं, अंधे अंधकार में डूबे हुए धार्मिक जुलूसों में अपने बच्चों को, जो तलवारें जहां लहराई जाती है वहां अपने बच्चों को भेजना बंद करो। अपने बच्चों को अंधविश्वास पाखंडवाद से बाहर निकालकर पढ़ाई के रास्ते पे भेजो। उनके हाथों में किताब दो, किताबों से ज्ञान आएगा, ज्ञान से ताकत आएगी, ताकत से हमारे बच्चे लड़के जीतना सीख जाएंगे। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम।